जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का जो BA फर्स्ट ईयर और प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, यदि हम लोग नए वर्ष में जा रहे हैं और नए वर्ष में जाने से पहले अपने सब्जेक्ट का यदि पूरा एनालिसिस कर लें कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो इससे बड़ी खुशखबरी और कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि जो संपूर्ण सिलेबस, जो वर्ष में संपूर्ण सिलेबस पढ़ना है, यदि एक वीडियो में हम लोग जान लें कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस टॉपिक को, किस किस पाठ को अध्ययन करने वाले हैं, तो यह बहुत ही हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग पूरी किताब को लेकर बैठते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है हैंग करने लगता है कि अरे यार, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि किताब में है क्या चीज़। क्योंकि किताब में बहुत दिया रहे, आसान चीज़ दिया है, एकदम आसान चीज़ दिया है, लेकिन जब हम लोग पुस्तक उठाते हैं तो हम लोग को बहुत ही हार्ड लगता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में उन सभी समस्याओं का हल करने वाले हैं। देखिए, BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है और क्या राजनीतिक विज्ञान का, यानी राजनीतिक विज्ञान का BA प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर का संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है, जो 2024 और 2025 में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, जब आप प्रथम सेमेस्टर को ओपन करते हैं तो यूनिट 1 से और यूनिट 8 तक आपको देखने को मिलता है। यानी आपका पूरा पाठ्यक्रम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 के बीच में विभाजित है और इन्हीं के बीच में हम लोगों को BA फर्स्ट ईयर राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3, 4, 5, 6, 7 में आखिर में किस किस पाठ का अध्ययन करना है, यानी कौन कौन से लेसन को हम लोग को क्लियर करना है। तो देखिए, मैं ऊपर नहीं बताऊंगा, मैं एकदम डेप्थ में जाकर आपको बताऊंगा कि किन किन एकदम हेडिंग को पढ़ना है और एक भी हेडिंग को छोड़ा नहीं हूँ, सभी हेडिंग को लिया हूँ जो आपको पढ़ना है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, यूनिट 1 स्टार्ट होता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जाए तो एक शब्द में राष्ट्रवाद कह सकते हैं। राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है एवं इसका विकास कैसे होता है, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है और इसका विकास की प्रक्रिया क्या है, और प्लस में कारण। यानी पहला यूनिट में जो आपको पहला पाठ कह सकते हैं, पहला हेडिंग कह सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारत में राष्ट्रवाद का कारण, विकास एवं उसके उदय के कारण, यानी भारत में राष्ट्रवाद का जन्म क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसके पूरे विकास की प्रक्रिया क्या है, इन्हीं चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं पहला चीज़ में। यानी पहला हेडिंग कह सकते हैं या पहला टॉपिक कह सकते हैं। यानी यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी एक रूप से कह सकते हैं राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास प्लस इसका कारण। अब देखिए, दूसरा टॉपिक आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण। आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण। आप लोग ये भी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम का किया हुआ है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। कब किया था, तो 1885 ईस्वी में। तो देखिए, यूनिट 1 में पहला आपका चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास प्लस इसका कारण। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका निर्माण क्यों हुआ, यानी इसका जन्म होने का कारण क्या है, और इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे A.O. ह्यूम ने, इनका योगदान क्या है। बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण में हम लोग A.O. ह्यूम का योगदान क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम ही थे।
इसीलिए 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 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुख्य रूप से हम लोग A.O. ह्यूम का योगदान को के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और A.O. ह्यूम ने किया था। इसीलिए मेन रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण में A.O. ह्यूम का योगदान के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आपका चैप्टर 2 हो गया। अब देखिए, तीसरा हम लोग का पाठ आता है असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, परिणाम क्या था। यदि आप लोग आंदोलन को पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आंदोलन में मुख्य रूप से 2 ही पार्ट का अध्ययन किया जाता है कि आंदोलन का कारण क्या, आखिर में कोई जैसे असहयोग आंदोलन है तो असहयोग आंदोलन किसके कारण स्टार्ट किया गया, यानी असहयोग आंदोलन के जन्म का कारण क्या बना, यानी जब असहयोग आंदोलन लाया गया तो इसके पीछे का कारण क्या था, यानी इसका कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन को लाया गया, और जब असहयोग आंदोलन को ला दिया गया तो इसका परिणाम क्या निकला। तो आंदोलन में मुख्य रूप से 2 ही चीज़ का अध्ययन करते हैं, कारण यानी उस आंदोलन को लाने का कारण, और लाकर यदि उस आंदोलन को ला दिए तो उसका परिणाम, यही 2 चीज़ का अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से कोई सा भी आंदोलन हो। तो देखिए, आपका तीसरा पाठ है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हम लोगों को यह पढ़ना है कि इसका कारण क्या है, यानी असहयोग आंदोलन के जन्म का कारण क्या था और अंततः इसका परिणाम क्या निकला। चौथा चैप्टर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग अवश्य रूबरू होंगे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो संस्थापक था या इसकी शुरुआत था वो किसने किया था, आप लोग जानते हैं, कमेंट अवश्य करिएगा। अब देखिए, महत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व को पढ़ना है और समाप्ति, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब स्टार्ट किया गया तो इसका महत्व क्या निकला, यानी इसके महत्व को देखेंगे और इसके समाप्ति को देखेंगे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों समाप्त कर दिया गया इसको देखेंगे और इसका महत्व क्या था इसको देखेंगे। तो देखिए, यूनिट 1 में हम लोगों को इतना पढ़ना है, यूनिट 1 में हम लोगों को इतना पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 2 में, ऐसे ही हम लोग यूनिट 8 तक जाएंगे और हर एक टॉपिक को, हर एक हेडिंग को देखेंगे आराम से। अब देखिए, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में हम लोगों को मुख्य रूप से संविधान के बारे में पढ़ना है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। बस इतना जानिए कि यूनिट 2 में हेडिंग अभी बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में जो भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो जो घटना घटी है, भारतीय संविधान निर्माण के दौरान जिन जिन घटनाओं का सामना करना पड़ा है उन सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यूनिट 2 में हम लोग भारतीय संविधान सभा का निर्माण, सबसे पहले हम लोगों के सामने आता है भारतीय संविधान सभा का निर्माण, यानी यूनिट 2 का प्रथम चैप्टर है भारतीय संविधान सभा का निर्माण, यानी भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, इनके प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं या इसके प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका कह सकते हैं या आप प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए, यदि यहाँ पर उद्देशिका लिखा रहे तो दोनों बात एक ही है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। जब आगे चलते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है संविधान निर्माण में बाधाएं, यानी जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उसके सामने कौन कौन सी बाधाएं आई थी, यानी जो संविधान निर्मात्री थे जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके सामने कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हुई थी, उनको देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत, यानी जब भारतीय संविधान को बनाया गया था तो उस दौरान और अन्य किस किस देश के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया था, उनको देखते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत से देश के संविधानों का भी योगदान है।
भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत सारे देश के संविधान का भी रोल है। तो वही है स्रोत, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में कौन कौन या किस किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, जब आगे बढ़ेंगे तो आपका 5वां चैप्टर आएगा या अगला हेडिंग आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यानी इसके बाद हम लोग को पढ़ने को मिलता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब देखिए, जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ते हैं तो इसमें इसकी मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं कि 1919 भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम का मुख्य विशेषता क्या रहा और इसका मूल्यांकन, यानी इसका मूल्यांकन कैसे किया गया। दो चीज़ों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं, इसकी विशेषता और इसका मूल्यांकन। अब देखिए, अगला है 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। यानी जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को पढ़ने को मिलता है 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता की अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप की परिभाषा क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि नागरिकता किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। यानी कोई व्यक्ति यदि नागरिकता प्राप्त करना चाहता है किसी मान लीजिए मैं अदर कंट्री का हूँ या अदर स्टेट का हूँ और अदर स्टेट में मैं अपनी नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नागरिकता की अर्थ एवं परिभाषा पढ़ते हैं और नागरिकता, किसी राज्य की नागरिकता या किसी देश की नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं और अपनी नागरिकता को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी नागरिकता की अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ते हैं, नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी नागरिकता को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये टोटल रहा आपका यूनिट 2। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 3 पर कि यूनिट 3 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, यूनिट 3 में मुख्य रूप से हम लोगों को मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ना पड़ता है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार, सबसे पहले यह कंफर्म हो जाइए कि मौलिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य एक चीज़ है, लेकिन मौलिक और मूल अधिकार दोनों एक चीज़ है। यदि मूल कर्तव्य कहा जाए तो अलग चीज़ है, मूल अधिकार कहा जाए तो ये अलग चीज़ है। देखिए, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों एक ही शब्द है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, अब वर्तमान में 6 हो गई है। और किसको हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसको एक रूप से कानूनी अधिकार मानकर उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले कितनी थी, 7 थी। अब देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन, यदि हम लोग देखें कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद के बीच में मिलता है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन, मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच का किया गया है। यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में किया गया है। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य, यूनिट 3 का पहला चैप्टर था मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसके बाद जो चैप्टर 2 आता है वह क्या है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। यानी चैप्टर 2 में, यानी यूनिट 3 के चैप्टर 2 में हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। अब देखिए, राज्य के नीति निषेधक तत्व, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व या तत्वों की जगह पर सिद्धांत भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में कहा गया है। यानी इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है और इसकी आलोचना को हम लोग पढ़ते हैं। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसका वर्णन इतना में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। और इसकी आलोचना का मतलब खिंचाई, यानी कुछ विद्वान आते हैं और कहते हैं कि नहीं, राज्य का नीति निर्देशक ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, या ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, या बिल्कुल ठीक नहीं है। वही क्या है, आलोचना में किसी चीज़ को
किसी चीज़ को, किसी पक्ष पे अपने मतों को उसको हटाने या रद्द करने की मतलब कि व्याख्या करना। कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई आया कहा कि नहीं, ये मूल अधिकार हटा दीजिए, ये ठीक नहीं है। मैं अपने मतों के द्वारा यह प्रूव्ड करता हूँ कि मौलिक अधिकार ठीक नहीं है, इसको हटा दीजिए। यानी वह आलोचना कर रहा है इसका। यदि कोई आया कहा कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको हटा दो, ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये क्या है? आलोचना है। अब देखिए यूनिट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए ये छोटा छोटा सब है, ये सब बड़ा था। तो देखिए यूनिट 3 में हम लोग तीन ही चीज़ को पढ़ते हैं। यूनिट 3 से तीन चीज़ याद रखिएगा: मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निदेशक सिद्धांत। अब देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ते हैं। देखिए यूनिट 4 में हम लोग पढ़ते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है। वर्सेस का मतलब वो अंतर। देखिए मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके बीच में क्या अंतर है। अब देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यूनिट 4 में जब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। यानी संविधान में कोई आर्टिकल को, कोई धारा को कैसे हटाया जा सकता है या कोई आर्टिकल को कैसे जोड़ा जा सकता है। यानी संविधान में संशोधन करना यानी चेंज करना। संविधान में बदलाव की क्या क्या प्रक्रिया है। यानी हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, संविधान में चेंज लाना चाहते हैं, संविधान में परिवर्तन, बदलाव करना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए अगला, संविधान के आधारभूत सिद्धांत की अवधारणा। यानी संविधान का आधारभूत सिद्धांत क्या है। यानी जो संविधान का मूल अधिकार, मूल आधार है, मूल ढांचा है, इसके अवधारणा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ तक यूनिट 4 को कवर किए और यूनिट 4 को चलिए हम लोग आगे कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यूनिट 5 से लेकर 8 तक के चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए यूनिट 5 में हम लोगों को किन किन चैप्टर को पढ़ना है। तो देखिए इसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ क्या होती है, और जो मुख्य रूप से संकटकालीन शक्तियाँ होती है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। यानी संपूर्ण रूप से राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना पड़ता है। दूसरा चैप्टर क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोग कार्य पढ़ते हैं, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्य पढ़ते हैं। इसका संगठन यानी इसका निर्माण कैसे होता है इसको जानते हैं, और इसकी शक्तियाँ क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा क्या है? भारत का प्रधानमंत्री। यानी भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसकी नियुक्ति कैसे होती है, किन प्रक्रिया के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, और कौन प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग संसद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति तो पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग संसद के बारे में पढ़ते हैं। यानी संसद के दोनों सदनों के बारे में पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। यदि अंग पूछा जाए तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति शामिल हो जाता है। तो देखिए संसद के दोनों सदनों के बारे में पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इसका कार्य क्या है, और इन दोनों की शक्तियाँ क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आता है संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। हम लोग को मालूम है कि जो भी कानून होता है, जो भी कानून पारित होता है, तो वह संसद से होकर गुजरता है। यानी कोई भी कानून बनता है तो वह संसद में बनता है। तो संसद में कानून को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 6वां चैप्टर है लोकसभा अध्यक्ष का कार्य एवं अधिकार। देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको स्पीकर के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए स्पीकर दिया रहेगा तो वह मुख्य रूप से किसको इंडिकेट करना चाहता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को इंडिकेट करना चाहता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्पीकर का
कार्य होता है वह क्या होता है, और जो एक स्पीकर का अधिकार होता है वह क्या होता है। इसके बाद हम लोग का द एंड हो जाता है यूनिट 5। अब चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 6 के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स को या कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। देखिए हम लोग को राज्यपाल के बारे में पढ़ना पड़ता है। देखिए ये केंद्रीय लेवल पर देख लिए, ये सब क्या है, केंद्रीय लेवल पर है, और ये क्या है, ये सब स्टेट लेवल की चीजें हैं। तो देखिए राज्यपाल, देखिए राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी है, राज्यपाल के अधिकार क्या क्या है, और जो राज्यपाल की वास्तविक स्थिति होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए राज्य में मंत्री परिषद की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, और इसका संगठन कैसे होता है, संगठन का मतलब इसका निर्माण कैसे होता है, और ये इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला आता है कि राज्य के मुख्यमंत्री, यानी राज्य के मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं और इसके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है विधानसभा, विधानसभा की शक्तियां और विधान परिषद की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, और विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों का खत्म हो जाता है यूनिट 6। इसके बाद आता है यूनिट 7। तो यूनिट 7 में हम लोग न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें सभी प्रकार के न्यायालय शामिल है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, यानी तीनों प्रकार के न्यायालय शामिल है। तो देखिए यूनिट 7 में हम लोग मुख्य रूप से न्यायालय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन होता है वो कैसे होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण कैसे किया जाता है, प्लस इसके क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र का विस्तार है वह कहाँ तक है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में पढ़ते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं उनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है उच्चतम न्यायालय। अब देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के होने के बावजूद भी हमें उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में पढ़ते हैं, और इस उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए न्यायपालिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। न्यायपालिका आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा पद है जो हमेशा स्वतंत्र रहेगी, हमेशा निष्पक्ष निर्णय लेगी, वह क्या है, न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता है, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, यानी न्यायपालिका का पद ही ऐसा है जो निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी इस पर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राज्य में न्याय व्यवस्था, यानी जो राज्य में न्याय व्यवस्था है वह कैसे कैसे है। देखिए उच्च न्यायालय, देखिए इसमें उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय इसकी शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, प्लस इसका अधिकार पढ़ते हैं, यानी उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या है, इसका अधिकार क्या है, यह कितने तक सीमित है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है जिला न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में पढ़ते हैं इसका अधिकार क्षेत्र कितना है। इसके बाद न्याय पंचायत, न्याय पंचायत के बारे में पढ़ते हैं कि न्याय पंचायत का गठन कैसे होता है, इसका अधिकार क्या क्षेत्र है। तो इतने बाद हम लोगों का खत्म हो जाता है यूनिट 7। तो चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं यूनिट 8 तक। तो देखिए यूनिट 8 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। यूनिट 8 बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगभग 100% में से 70% की संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए संघ तथा राज्यों में संबंध, देखिए संघ और राज्य में क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए संघ और राज्य के संबंध को जानने के लिए हम लोग 3 सूचियों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिससे आप बहुत पहले से ही परिचित होंगे। देखिए संघ सूची का मतलब लिस्ट, सूची का मतलब भैया लिस्ट, लिस्ट का मतलब कि
संघ, देखिए संघ सूची को आप केंद्र सूची के भी नाम से जान सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ संघ रहेगा, जहाँ जहाँ संघ रहेगा उसके स्थान पर आप केंद्र लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए संघ सूची, सूची का मतलब लिस्ट, यानी केंद्र सरकार की क्या लिस्ट है, क्या कार्यक्रम की लिस्ट है, वही क्या है, संघ सूची। यानी केंद्र सरकार को दिया गया है एक लिस्ट, लीजिए भाई ये आपका काम है, इसको आपको पूरा करना है, वो उसका लिस्ट हो गया। उसी तरह राज्य सूची, यानी राज्य को एक लिस्ट दिया गया है कि लीजिए भैया ये आपका दायित्व है, ये आप पूरा करिए, उसको लिस्ट दे दिया गया। और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया कि दोनों का अधिकार है, यानी उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार रहता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार चाहे तो अपने निर्णय को रख सकती है और राज्य के निर्णय को दबा सकती है। यानी यदि दोनों में बहस हो जाए, यदि देखिए समवर्ती सूची दोनों का है, तो यदि दोनों में बहस हो जाए तो किसका मांग होगा, तो इसमें केंद्र सरकार का मांग होता है और राज्य सरकार का मांग नहीं होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, इसकी शक्तियाँ क्या क्या है और इसकी भूमिका क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसके बारे में क्या है, तो भारत में निर्वाचन प्रणाली, यानी जो भारत में निर्वाचन की प्रोसेस है इसके बारे में पढ़ते हैं। और भारत में जो निर्वाचन प्रणाली के दोष है, भारत में जो निर्वाचन प्रणाली का दोष है, इसको दूर करने के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे करके हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में जान गए, पूरे डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर लिया बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान का। तो भैया आप लोग एकदम बिंदास हो जाइए, क्योंकि हर एक चीज़ को आसान भाषा में आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो उसमें आधा से अधिक ये वीडियो बन चुकी है। यदि भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लीजिए खुद जाकर, कम से कम 160 वीडियो होगा, 160 वीडियो में इसमें से आधा से अधिक पढ़ा चुका हूँ। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जाइए, नहीं तो कल से एकदम शुरू से स्टार्ट होने जा रहा है क्लास। तो अपने साथियों को हमारे चैनल से जोड़िए। यदि पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, नहीं लगता है तो शिकायत करिए, क्योंकि मैं अपने आप में भली भांति सुधार करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब रोज आज से लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।